हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। जनरली होता यह है कि हम एक एम को डिसाइड करते हैं और उस एम को डिसाइड करने के बाद स्टार्टिंग के दिनों में हम बहुत जोर शोर से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद चीज़ें जब बदलती हैं, परिस्थितियां जब बदलती हैं, तो हम उस रास्ते से भटकना चालू करते हैं। ये एक समस्या है। तो आप इससे भटकिए मत, आप उसी रास्ते पर चलते रहिए। इसी चीज को समझाने के लिए मैं आज जो लाइन लेकर आया हूं वो ये है कि कदम थक जाएं पर इरादे थकने मत देना और मंजिल की राह से खुद को भटकने मत देना। इसी एटीट्यूड, इसी विचारधारा के साथ में आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए और एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये याद रखिएगा। आइए देखें, लास्ट क्लास में हम जो बात क्लियर कर रहे थे, क्वेश्चन ऑफ द डे आखिर वो था क्या। तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अमा पोखरी स्कीम टू रिवाइव द पॉन्ड्स इन द सिटीज। यहाँ पर देखें तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शहरों में तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी नाम की स्कीम जो है उसकी शुरुआत की है, उस योजना जो है उसकी शुरुआत की है। तो याद रखिए कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है और उनका नाम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, श्री नवीन पटनायक। राइट। बस समझ में आ रही है। तो याद रखिए, अगर आपसे ये पूछ रहा है कि सर कौन सा राज्य सरकार ने या किस स्टेट ने अमा पोखरी नाम की पॉन्ड्स को या तालाबों को पुनर्जीवित करने की योजना चलाई है, तो वो कौन सी है? तो वो उड़ीसा सरकार है। अब इसमें एक चीज और याद रखिए कि सर कितना फंड खर्च करेंगे इसके लिए, तो 120 करोड़ रुपए के फंड जो है वो यहाँ पर खर्च किया जाएगा। दूसरा इसमें याद रखिए कि सर लगभग 115 सिटी के, मतलब अगर आप टोटल देखें तो लगभग ये 2000 तालाबों के बात समझ में आ रही है, लगभग 2000 तालाबों का ये पुनर्जीवित या पुनर्जीवन उनको प्रदान करेंगे और उनको रीएस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनका किया जाएगा। तो याद रखिएगा, उड़ीसा सरकार के द्वारा ये किया गया है। राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। हु हैज बीन द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रशियन ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए हैं। बोले सर बहुत सारे लोग हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी? रॉसनेफ्ट की। मैं बात कर रहा हूं किसकी? रशियन ऑयल कंपनी की। राइट। और रशियन ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो हैं उनका नाम है जी के सतीश। राइट। तो आप याद रखिए कि भाई रोसनेफ्ट जो है वो रशियन ऑयल कंपनी है, जी के सतीश उसके पहले ऐसे भारतीय जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए हैं। और इससे अगर आप देखेंगे तो रूस और भारत के, अगर आप देखेंगे तो व्यापार में भी प्रबलता आएगी। बात समझ में आ रही है? तो रिलेशन जो है वो मजबूत तो था ही, लेकिन रिलेशन यहाँ से और भी ज्यादा मजबूत जो है वो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके भारत और रूस के व्यापारिक संबंधों में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेंगी। तो आप नाम याद रखिए, रोसनेफ्ट के अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसको शामिल किया गया है? जी के सतीश को शामिल किया गया है। राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। विच कंट्री इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 विल बी इम्पोर्टेड बाई इंडिया। भारत जो है वो किससे इंपोर्ट करेगा? क्या इंपोर्ट करना है? सर नोरा 50 को इंपोर्ट करना है। और ये नोरा 50 जो है वो है क्या? तो हम बात करते हैं कि सर यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, ये यूनिकॉर्न की इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जैसे आप यूनिकॉर्न को देखते हैं तो एक सींग होती है, वैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी भी एक सींग आपको दिखाई देगी। तो कुछ वैसी ही सींग की आकृति, बात समझ में आ रही? कुछ वैसी ही सींग की आकृति जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी। और ये यूनिकॉर्न क्या है? तो यूनिकॉर्न के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये है यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना।
राइट। तो आपको ये पता चल गया कि सर यूनिकॉर्न जो है वो क्या है, वो यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना है। नोरा 50 को इंपोर्ट करेगा इंडिया, किससे इंपोर्ट करेगा, जापान के साथ में इंपोर्ट जो है वो करेगा। अब अगर मैं नोरा 50 के बारे में बताऊं तो सर इससे और क्या फायदे होंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला तो इन्हांसिंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है, ठीक है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है उनमें वृद्धि होगी। ठीक है, एम की अगर मैं बात करूं, बात समझ में आ रही है, जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं वो इन्हांस होंगे। तो इसके जरिए आप देखेंगे तो भारत की नेवी में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा और वृद्धि और मजबूती जो है वो प्रदान होगी। तो फिलहाल आप याद रखिए किससे इंपोर्ट कर रहा है, तो वो कर रहा है जापान से। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इन विच सिटी द 132 डूरंड कप टूर्नामेंट, ठीक है, अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, फुटबॉल और गेम से संबंधित जो करंट अफेयर्स होते हैं वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको तो ये याद रखना ही पड़ेगा, साथ साथ इसके साथ साथ जो और भी फेमस है वो भी याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक अगर बात करें कहां पर हुआ है, तो आपको पता ही होगा कि सर कहां हुआ है, वो हुआ है कोलकाता में। बात समझ में आ रही है। तो आप याद रखेंगे 3 अगस्त से 3 सितंबर तक जो डूरंड कप होने वाला है टूर्नामेंट, वो कहाँ पर होने वाला है, वो होने वाला है कोलकाता में। कहाँ पर डिसाइड है, कोलकाता में डिसाइड है। अब बात ये आती है कि सर ये जो डूरंड कप है इसमें कितनी टीमें हिस्सा लेंगी। तो डूरंड कप की अगर मैं बात करूं तो इसमें 24 टीम जो है वो इस बार हिस्सा लेने वाली हैं। बात समझ में आ रही है। दूसरा एक चीज और याद रखिए, कुछ बेसिक चीजें। सर इसको स्टार्ट कब से किया गया है, तो 1988 से डूरंड कप जो है उसकी शुरुआत की गई। ठीक है, उसको स्टार्ट किया गया। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जब इसको स्टार्ट किया गया तो इसको सिर्फ ब्रिटिश आर्मी के लिए स्टार्ट किया गया था, ब्रिटिश सैनिकों के लिए स्टार्ट किया गया था। हालांकि बाद में धीरे धीरे ब्रिटिश सैनिकों के साथ साथ जो भारतीय थे उनके लिए भी परमिशन जो है वो दे दी गई, और फिर धीरे धीरे सैनिकों के साथ साथ जो आम नागरिक हैं वो भी इस कप का हिस्सा बनते चले गए। और फिलहाल का वर्तमान में क्या स्थिति है वो आपके सामने ही है। बात समझ में आ रही है। तो ये डूरंड 132वां डूरंड कप जो है 3 अगस्त से 3 सितंबर कोलकाता में होगा। 24 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, और इसमें एक चीज और आप याद रखिए, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ फेमस टूर्नामेंट आप याद रखिए। राइट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है, साथ ही साथ कुछ फेमस और भी टूर्नामेंट आप याद रखिए। जैसे मोस्ट फेमस तो अगर मैं बात करूं फीफा, राइट। तो अब फीफा के बारे में तो मुझे बताने की ही जरूरत नहीं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहां पर हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें और कब की बात करें 2022 की बात करें तो ये हुआ था कतर में। राइट, और इसका विनर जो था वो कौन था, तो इसके विनर की बात करें तो अर्जेंटीना जो था वो इसका विनर था। बात समझ में आ रही है। तो कौन सेकंड था, क्या था, वो भूल जाइए, आप विनर याद रखिए। ठीक है, और वो कौन था, अर्जेंटीना। बात समझ में आ रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो कौन सा है, फीफा है। फीफा के साथ आप डूरंट पता चल गया। दूसरा आप नाम भी अगर आपको याद रहेगा तो भी चलेगा। फिर आप याद रखिए ये भी काफी फेमस है, कोपा अमेरिका। राइट, तो कोपा अमेरिका जो है वो भी फुटबॉल टूर्नामेंट है और वो भी काफी फेमस है। आप याद रखिए संतोष ट्रॉफी, अगर हम भारत की ही बात कर लें तो ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, और इनके नाम ही अगर आपको याद रह जाए तो भी उतना ही काफी है। ठीक है, बेगम हजरत महल कप, बेगम हजरत महल कप। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फेमस मैंने आपको बताए हैं फुटबॉल से रिलेटेड। तो आप याद रखिए डूरंड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप के अलावा फीफा कप फुटबॉल से रिलेटेड है, कोपा अमेरिका फुटबॉल से रिलेटेड है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, और बेगम हजरत महल कप जो है वो भी फुटबॉल से ही रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है। तो इतनी चीजें आप याद रखिए। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी स्पोर्ट्स से ही है। विच टीम हैज बिकम द चैंपियन ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग।
मेन कबड्डी तो आप देख ही रहे थे, आप पुरुषों की कबड्डी जो है वो देख ही रहे थे, है ना। और उसमें से आप लगातार देख रहे थे कि अलग अलग खिलाड़ी जो है वो काफ़ी तेजी से उभर रहे हैं और वहां पर आप उनका प्रदर्शन देख के काफ़ी खुशी हो रही थी। अब हम बात करते हैं किसकी, पहली बार जो टूर्नामेंट हुआ है उसकी बात करते हैं, और फर्स्ट वुमेन्स कबड्डी लीग जो है उसकी बात करते हैं कि आखिर ये हुआ कहाँ। तो ये जो वुमेन कबड्डी लीग है, पहली चीज़ तो आप ये याद रखिए कि ये दुबई में हुआ है, ठीक है। इसका विनर जो है वो कौन है, इसका विनर है उमा कोलकाता, राइट। और किसको हराकर ये विनर जो है वो बना है, तो इसने किसको हराया है, पंजाब पैंथर्स को, पंजाब पैंथर्स। बात समझ में आ रही है। तो दुबई में हुआ है, विनर है उमा कोलकाता, पंजाब पैंथर्स को इसने हराया है, ठीक है। और जीतने वाली टीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्राइस के तौर पर आप ये भी याद रख सकते हैं, मनोबल काफी बढ़ा होगा टीम का, 1 करोड़ रुपए इनको मिला है। और जो फर्स्ट रनर अप थे या जो जिन मतलब रनर अप थे उनकी अगर मैं बात करूं तो उनको प्राइस के तौर पर 50 लाख रुपीज जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। बात समझ में आ रही है। इसमें अगर आप और भी देखें तो एक चीज़ याद रख सकते हैं कि सर कितनी टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। तो जो फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग थी वो कितने दिनों तक चला था, वो चला था 12 दिनों तक, ठीक है। और कितनी टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था, तो 8 टीम जो थी वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा थी। बात समझ में आ रही, फिलहाल आप इतनी चीजें याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल एनीमिया इरेमिनेशन मिशन हैज बीन स्टार्टेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया है। अगर आप देखेंगे और मोदी जी के दौरे वगैरह आप देखते हैं हमारे पीएम के दौरे, तो वहां पर आपको एक चीज ये पता चलेगी कि अभी मध्य प्रदेश का कुछ दिनों पहले इन्होंने दौरा किया था, और मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट के लालपुर गांव से इस योजना की शुरुआत जो है, इस मिशन की शुरुआत की गई है। बात समझ में आ रही है। तो मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट के लालपुर गांव से मोदी जी ने ये क्या किया है, राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन जो है उसकी शुरुआत की है। अब बात ये आती है कि सर ये सिकल सेल एनीमिया जो है वो आखिर होता क्या है, वो बीमारी जो है वो है क्या। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो याद ये रखना है आपको, सिकल सेल एनीमिया समस्या क्या आती है वो देखिए। इसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, ये एक ऐसी बीमारी है। दूसरा अगर बात करें तो जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल हैं, की कमी देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही है। तो सिकल सेल एनीमिया बीमारी जो है अगर मैं उसकी बात करता हूं तो आनुवांशिक बीमारी है, खून की कमी हो जाती है, और सिकल सेल मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आरबीसी जो है उसकी भी कमी देखने को आपको मिलती है। योजना की अगर हम बात करें योजना के बारे में तो एक चीज याद रखिएगा सर, 278 डिस्ट्रिक्ट में इस योजना का क्रियान्वयन जो है वो किया जाएगा, और एम बनाकर चल रहे हैं, एम बनाकर चल रहे हैं कि पूरी तरीके से 2047 तक बीमारी को खत्म कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये भी एम बनाकर चल रहा है। तो याद रखिए कहाँ से इनोग्रेशन किया है, मध्य प्रदेश में किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट के लालपुर नामक गांव से ये किया गया है। 278 डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल अगर मैं बात करूं कंट्री के लेवल पर तो 278 डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर इसी मिशन का क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन जो है वो देखने को मिलेगा। बात आती है कि सर ये है क्या, ये बीमारी किस प्रकार की है, तो एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है, ये भी आप याद रखिए। और होता क्या है इसमें, तो शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है, खून जो है उसकी कमी हो जाती है। अब खून ही कम हो गया है तो फिर आगे क्या ही बोले। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इन विच कंट्री द 64th ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जिसको आप GEF के नाम से जानते हैं, मीटिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, कहां पर हुई है, तो वो हुई है आपके ब्राजील में, राइट। तो जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है, वो ब्राजील में हुई है,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया सर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी मीटिंग जो है वो कहाँ पर हुई है, वो ब्राज़ील में हुई है। अब जीईएफ के बारे में अगर मैं देखूं थोड़ा सा, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1992 में फर्स्ट, और करंट में 184 कंट्री जो है वो इसके मेंबर हैं। तो ये भी आप याद रखिए कि 1992 में इसका स्थापना हुई। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 184 कंट्री जो है वो इसके सदस्य हैं। और एक चीज याद रखिए कि क्या सर भारत इसका सदस्य है, तो भारत भी सदस्य है, ये याद रखना है आपको। बात समझ में आ रही है। तो जीईएफ मीटिंग अभी आप देखेंगे 64th मीटिंग जो है वो कहाँ हुई है, तो वो हुई है कहाँ पर, ब्राज़ील में। और 1992 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 184 कंट्री जो हैं वो इसकी सदस्य हैं। क्या करता है सर, तो ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो है प्रणाली अपनाता है। किसको फंडिंग करता है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए, जीईएफ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रणाली जो है वो अपनाता है, राइट। और ये फंडिंग करता है, किसको फंडिंग करता है ये भी जरूरी है आपके लिए, तो ये फंडिंग करता है मोस्टली डेवलपिंग कंट्री को। ठीक, अब किन क्षेत्रों में फंडिंग करता है, तो इससे संबंधित 4 क्षेत्र हैं, 4 एरिया हैं, ठीक है। और ये 4 एरिया क्या है, तो इसी को हम फोकल भी बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो इससे संबंधित 4 एरिया हैं, जिस 4 एरिया को हम क्या बोलते हैं, हम फोकल भी बोलते हैं। क्या क्या है सर, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटर, और लास्ट अगर आप बात करेंगे तो ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन। अगर आप बात करें फोकल क्या है, 4 एरिया क्या है, तो वो है इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटर, और फिर अगर देखेंगे तो ओजोन डिप्लेशन। इतनी चीजें फिलहाल आप इसमें याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं इंडिया एंड विच अदर कंट्रीज नेवी हैज कंडक्टेड इन FN। देखिए ये नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि सर किसके बीच की ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है, तो ये है इंडिया और फ्रांस के बीच की, राइट। तो आप याद रखेंगे इंडिया, और नाम में ही है उसके अलग ही, इंडिया और फ्रांस के बीच में इन FN पार्टनरशिप जो है वो की गई, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो है वो की गई है। और कहाँ पर की गई है, तो बस इसमें याद रखिए आप कि ये की गई है फिलहाल विशाखापत्तनम में, राइट। तो इसमें फिलहाल इतनी चीजें याद रखिए, इंडिया और फ्रांस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, डेल एंड इंटेल विल सेट अप द AI स्किल लैब। ठीक है, कहाँ पर, तो ये किसने किया है, पहले तो आपको ये पता हो, क्वेश्चन में दिया है डेल एंड इंटेल, इन्होंने एक AI स्किल लैब जो है वो बनाई है। कहाँ पर बनाई है, तो वो किया है इन्होंने तेलंगाना में, राइट। इन्होंने कहाँ पर किया है, तो इन्होंने किया है तेलंगाना में, राइट। अब दूसरी चीज इसमें याद रखिए, एक चीज तो ये आपको क्लियर हो गई कि सर कहाँ पर है, तेलंगाना में है। किसने किया है, तो डेल और इंटेल कंपनी ने मिलकर किया है। दूसरा इसका एम क्या है सर, तो डिजिटल स्किल गैप जो है उसको कम करना, स्टूडेंट को एम्पावर करना, ठीक है। तो अगर मैं एम की बात करता हूँ तो वो भी आप याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है, कि डिजिटल गैप जो है उसको रिड्यूस करना पहला एम, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या बोल रहा है, वो डिजिटली स्टूडेंट को एम्पावर करना। बात समझ में आ रही है, तो ये एम जो है वो इसका याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, इन विच कंट्री हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड द रीजनल ऑफिस ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL। कहाँ पर अभी इसका अगर आप देखेंगे तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहाँ पर इसका इनोग्रेशन किया, इसके रीजनल ऑफिस का इनोग्रेशन किया है, तो वो किया है मलेशिया में। कहाँ पर किया है,
तो वो किया है मलेशिया में। किसने किया है रीजनल ऑफिस का इनोग्रेशन, ये भी जरूरी हो जाता है। आरओ जो है वो किसने इनोग्रेट किया है, तो वो किया है राजनाथ सिंह ने। बात समझ में आ रही है। दूसरा, हाल के बारे में अगर बात करें तो हमारे देश में जो कैटेगरी हैं आप पीएसयूज की, जहां महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न बात आती है, वहां पर हाल जो है, जिसको आप हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के नाम से जानते हैं, तो हाल जो है वो नवरत्न कंपनियों में शामिल है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो देश में महारत्न कंपनी जो है वो कितनी है, वो 12 हैं, और नवरत्न कंपनी जो है वो कितनी है, तो याद रखिएगा वो भी 12 ही हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि किसने किया है, राजनाथ सिंह ने ये इनोग्रेशन किया है, ठीक है। और नवरत्न कंपनी में ये शामिल है, 12 महारत्न है और 12 नवरत्न ही है, ठीक है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल की बेसिक चीजें देख लीजिए, तो 22 दिसंबर 1940 को इसका इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया था। भारत सरकार का ये उपक्रम है, 22 दिसंबर 1940 इस्टेब्लिशमेंट, राइट। एक पॉइंट तो ये आप याद रखिए, और दूसरा पॉइंट आप याद रखिए कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, तो वो है बेंगलुरु में। तो दूसरा पॉइंट इसमें आप ये याद रख सकते हैं, है ना। चलिए, तो इतनी चीजें आपके लिए जरूरी है। कहाँ पर किया है, तो ये आपको क्लियर हो गया, सर मलेशिया में किया है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक अवार्ड फॉर द ईयर 2023। लोकमान्य तिलक अवार्ड की अगर हम बात करें तो लोकमान्य तिलक जी की जयंती के अवसर पर 1 अगस्त को ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है। पहली चीज तो ये किसको प्रदान किया गया है इस बार, तो ये प्रदान किया गया है मोदी जी को। और मोदी जी इस अवार्ड को पाने वाले कौन से नंबर के व्यक्ति बन गए हैं, तो याद रखिएगा 41। बात समझ में आ रही है। तो मोदी जी जो हैं याद रखेंगे पाने वाले 41वें नंबर के व्यक्ति। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर किस फील्ड में ये दिया जाता है, तो देख लीजिए इसका फील्ड क्या है, इसका एरिया क्या है, किस एरिया में ये प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, सोशल, और पॉलिटिकल, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, और इन क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले व्यक्तियों को लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है। इस बार का किसको प्रदान किया गया है, वो प्रदान किया गया है मोदी जी को, राइट। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। आइए देखिए आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो क्या बोल रहा है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है। फटाफट ढूंढिए, इसको पढ़िए और जल्दी से मैसेज करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।